हम्म, नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज का विषय मैंने बताया हुआ है और तमाम हमारे दर्शकों की पसंद का विषय है, इसलिए जरूरी था इस पे बात करना। अगर थोड़ी सी पहले ये खबर आ गई होती है, दरअसल मैं राधिका गुप्ता का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर चुका था, वरना मैं उनसे इस विषय पे बात कर लेता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ और जानकारों से इस विषय पे बात जरूर करूं, लेकिन कुछ लोग इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, ये आपको पता ही होगा। और दूसरा, पहले खबर को बता दूं, जो रॉयटर्स एजेंसी से जो खबर आई थी, जो फ्रैंकलिन की तरफ से बयान आया है। फ्रैंकलिन ने कहा कि हम अपने 6 यील्ड ओरिएंटेड मैनेज क्रेडिट फंड्स बंद कर रहे हैं 23 अप्रैल से, यानी कल ही उन्होंने बंद कर दिया उसको। और इसकी वजह जो है, पहले मैं बता दूं आपको, इसको एक साफ ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बंद हो गया, भाग गए, पैसा नहीं मिलेगा क्या। तो एक आम तौर पर हमारे आपके जैसे निवेशकों के लिए ये बहुत इसका मतलब नहीं है। ये जो फंड्स हैं, 6 फंड इनके हैं। एक फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूवल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, नाम सुनिए, क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। ये जो 6 स्कीमें हैं, इनके बारे में मैंने जानकारी पता की, ढूंढा, तो ये है कि ये जो फंड हैं, इनका लोअर रेटेड क्रेडिट में बहुत एक्सपोजर था। ऐसे बॉन्ड्स में इन्होंने पैसा लगाया हुआ था, ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जिनकी क्रेडिट रेटिंग लो थी। और इसमें ये रिस्क है, जो भी बाजार का जानकार है उसको ये बात पता होनी चाहिए थी कि इसमें रिस्क है। इसके बावजूद क्या आम आदमियों ने इसमें पैसा लगाया है? तो आम तौर पे मेरी राय ये है कि इसमें आम आदमी का पैसा नहीं होना चाहिए था। ये सारी स्कीम्स ऐसी हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स थे ये। और ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जो हैं, उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो जोखिम उठा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हम लोग ये आम तौर पे कहते हैं, हमारे जितने देखने वाले हैं वो उनमें ज़्यादातर ये बात जानते होंगे कि जो जोखिम उठाना चाहता है, बेटर रिटर्न चाहता है, वो कहाँ पैसा लगाता है? वो पैसा लगाता है इक्विटी में। वो शेयर खरीदता है, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है। वो डेट म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा लगा रहा है? डेट में पैसा लगाया जाता है रिस्क को कम करने के लिए, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। बॉन्ड खरीदिए, तो भाई जब आपको सेफ्टी चाहिए, तो उसके बाद आप सेफ्टी में रिस्की आइटम पे क्यों जा रहे हैं? या तो आप सेफ्टी ले लीजिए, या आप रिस्क में चले जाइए। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल लिख रहे हैं, मैं इस वक्त पढ़ नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं आपसे सावधानी आपसे कहूंगा, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, और मैं सवालों के जवाब दूंगा। ये सवालों के जवाब अगर मेरी बात में अगले 10 मिनट में न मिलें, तो उसके बाद आप सवाल पूछिएगा। मैं बहुत सारे सवाल अभी ले नहीं पाऊंगा, वजह यह है कि मुझे ये लाइव जल्दी बंद करना है। जिस वक्त मैंने शुरू किया है, उस वक्त ये बैटरी मैंने चार्ज नहीं की थी, और इसमें बैटरी कम है जिस फ़ोन से मैं लाइव कर रहा हूँ, इसलिए। और ये बहुत लंबी चौड़ी बात करने का वक्त भी नहीं है। और इसको जो समझदार आदमियों ने एक लाइन में इसको समराइज किया है, वो है कि साहब, हाई यील्ड के चक्कर में, यानी ऊंचा रिटर्न खींचने के चक्कर में, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ये 6 स्कीमों को लॉकडाउन झेलना पड़ा। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि साहब ये कोरोना का असर है। कोरोना का असर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो 6 फंड हैं जिनको बंद करने का फैसला किया गया है आज की तारीख में, 25,856 करोड़ रुपया इनमें लगा हुआ है। 25,000 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती है, ये बहुत भयानक रकम है। और ये जो डेट फंड होते हैं, इस तरह के जो हाई रिस्क डेट फंड होते हैं, जो ये कॉल लेते हैं, ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जो रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में, उनको क्या जरूरत होती है? उनको ऐसा लग रहा होता है कि आगे हालात सुधरेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना के बाद ये इन्वेस्टमेंट हुए हैं। ये इन्वेस्टमेंट कोरोना के आने के पहले के किए हुए इन्वेस्टमेंट हैं। रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में जानबूझ के पैसा लगाया गया था। ये रिस्क ओरिएंटेड फंड्स हैं। ये पैसा सोच विचार के लगाया गया पैसा है कि
अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं आगे विचार करूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इस वक़्त प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कुछ समय बिल्कुल ना लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ये बात पूरी कर लूँ, ये ज़रूरी बात है। तो जिनको पता था, तो ये आम तौर पे बड़े पैसे वाले बड़े लोग होते हैं जो इस तरह के फंड में ओवरनाइट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ये मैं तो कभी नहीं लगाया मैंने ऐसे किसी फंड में पैसा। क्योंकि मुझे रिटर्न चाहिए तो मैं इक्विटी में लगाता हूँ, सेफ्टी चाहिए तो डेट में लगाऊँगा, डेट में फिर कंज़र्वेटिव डेट में लगाऊँगा। भाई अगर मुझे सुरक्षा मान लीजिए कि हमारे एक दर्शक हैं, पता नहीं आज जुड़े हैं कि नहीं, नागेश मिश्रा जी हैं, वो कहते हैं मैं सुपर सीनियर हूँ। तो सुपर सीनियर आदमी को अगर सेफ्टी चाहिए, तो वो गिल्ट फंड में लगाएगा जिसमें भारत सरकार की सिक्योरिटी होती हैं, सारी जो बॉन्ड खरीदे जाते हैं, बिल्कुल शानदार किस्म की क्वालिटी जिसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। या प्राइवेट सेक्टर की ट्रिपल ए प्लस रेटेड बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट करता है। ये खराब जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्यों लिया जाता है? अब आप सोच रहे होंगे कि कोई मूर्ख है फंड मैनेजर कि इतने खराब इंस्ट्रूमेंट में क्यों पैसा लगाया उसने? इसलिए आपने पाया भी होगा बाजार में आप पाते होंगे जिस समय रेट चल रहा है 8% 9% उस समय कोई कंपनी का विज्ञापन आता है फिक्स डिपॉजिट 12% के रेट पर। वो कंपनी उस वक्त मुसीबत में होती है, उसको पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो ज्यादा ब्याज दे रही होती है। इसी तरह जो रिस्की इंस्ट्रूमेंट है ये सस्ते में मिलता है और जो कूपन रेट उस पर लिखा हुआ है अगर उससे भी उस पे उसको ब्याज मिले तो वो ब्याज का रिटर्न बेटर हो जाता है, काफी अच्छा हो जाता है। लेकिन काफी अच्छा रिटर्न तो है, रिस्क भी उतने ही ज्यादा हो जाता है कि ये किसी भी दिन डूब सकता है, पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो ये सारी परिस्थिति अब सोचिए कि दुनिया में कोरोना नहीं था, तब किसी फंड मैनेजर ने कॉल ली, ये करना है। इसी तरह किसी बड़े इन्वेस्टर ने, ठीक है यार रिस्क ले लेते हैं, अब तो हालत ऐसी है ना, और आप सुन भी रहे थे कि अब हम सब क्या है साइकिल के बॉटम पे पहुंच गए हैं और अब सब चीजें सुधरने वाली हैं, ये बातें हम लोग सुन रहे थे, आपको याद हो तो। तमाम बड़े लोग कह रहे थे और हो सकता है सही भी हो, अब तो कहा नहीं जा सकता सही था कि गलत था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि अब डिमांड शुरू होने वाली है, कंजम्पशन शुरू होगा, सब कुछ होगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों ने पैसा लगा के रखा था। अगर उस दिन के बाद से इकोनॉमी सुधरने लगती, वो कंपनियां सुधरने लगती, तो यही 6 स्कीम जो बंद हो गई हैं, जिनके मैनेजर के पीछे आज डंडा लेके लोग घूम रहे होंगे कि क्यों मेरा पैसा डुबवा दिया, इनकी बड़ी तारीफ हो रही होती। हालात सुधर गए, अरे देखो क्या आदमी ने हिम्मत दिखाई यार, सही समय पे पैसा लगाया, आज हमको कितना शानदार रिटर्न दिला रहा है। ठीक है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? अब कोरोना आ गया, कोरोना आने का अर्थ है कि धंधा बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, तमाम तरह, तो जो कोरोना इंपैक्ट कर रहे हैं इस धंधे पे वो ये है कि इनको ये चिंता तो थी नहीं, अचानक आ गया, अब लॉकडाउन हो गया, तो जो अच्छी क्वालिटी की कंपनियां हैं, जो मैं कई बार कहता हूं अच्छी चीजों की तरफ जाइए, हर वक्त में, मेरा मेरा अपना सिद्धांत तो यह है कि हर समय, किसी भी समय रिस्की और खराब चीज की तरफ मत जाइए, काहे को जाना है? कोई अपने पास मुफ्त का पैसा कहीं कुएं में पड़ा हुआ मिल गया हो, गड़ा हुआ खजाना मिला हो, तो उसमें से कुछ उड़ाने की सोच रहे हो, सोचिए। इन उड़ाने का जो क्वांटम होगा वो उतना ही होगा जितना आप बिल्कुल हमारे मित्र हैं वो एक कहावत कहते हैं कि जितना पान खा के थूक सको उतना रुपया इस स्टॉक में लगा देना। एक दिन उन्होंने मुझे एक स्टॉक बताया और 4 रुपए का वो शेयर था, बोले कि आपको बता रहा हूं लेकिन एक मुझसे पलट के पूछेगा मत कि इसका क्या हुआ, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं। दूसरा, जो पैसा आप पूरी तरह डुबाने के लिए तैयार हो, पान खा के थूक सकें, ये उनकी लाइन थी, उतना ही लगाइएगा। अब मैंने लगाया नहीं लगाया तो अलग कहानी है, लेकिन वो 4 रुपए का शेयर बाद में मैंने देखा एक दिन 250 रुपए का हो गया। हालांकि ये किस्सा 4-5 साल बाद का है, लेकिन हो गया। तो उन्होंने भी ये कहा था कि हो कब होगा क्या होगा पता नहीं है, लेकिन हो सकता है, लेकिन सब डूब भी सकता है। तो ऐसे रिस्की बेट कुछ लोग लेते हैं कभी कभी, और उस दिन मेरा मन हो सकता था कि भाई बड़े समझदार आदमी हैं, मेरे पास बैंक में 5 लाख रुपया है, जब पूरा ही लगाऊं जब लगाना है तो, और हो सकता है मैंने लगा दिया होता और उसके अगर 250 4 रुपए का 250 रुपए बन गया होता तो मेरे पैसे कितने हो जाते आप सोचिए। तो मैं मुंह छेंटता घूमता, देखो क्या शानदार बात की, और उनको कहता भाई वाह क्या एडवाइजर है। लेकिन वही 4 रुपए जीरो हो जाते तो मैं किसी दिन किसी बहाने कहता जरूर कि यार क्या आपने तो वो मुझे पलट के कह देते। तो रिस्क आपको कितना लेना है तो आपको तय करना है। अब यहाँ जो फंसन हुई है, अब इसमें पहले बता दूं कि होगा क्या। ये कोई बड़ा खराब फैसला नहीं है कि स्कीम बंद कर दी जा रही है,
इन स्कीमों में रिडम्पशन आ रहा था, धीरे-धीरे आज किसी ने निकाला, कल किसी ने निकाला, इसमें होता क्या है? आप किसी म्यूचुअल फंड में 20 शेयर हैं, जिनमें से 10 अच्छे हैं, 10 अच्छे हैं, 5 खराब हैं, 5 बहुत खराब हैं और बाज़ार अचानक झटके से गिर जाए और आप भी चले गए कि साहब मेरा पैसा वापस दे दीजिए, रिडम्पशन कर दीजिए मेरा, तो फंड मैनेजर क्या करेगा? फंड मैनेजर को आपका पैसा लौटाना है, उसको बाज़ार में कोई शेयर बेच के लौटाना होगा। जो खराब शेयर है वो बिकेगा नहीं, बिकेगा भी तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली उसको अपने पोर्टफोलियो के अच्छे शेयर बेचने पड़ेंगे आपको पैसा देने के लिए, खराब शेयर उसके पोर्टफोलियो में बचे रह जाएंगे और धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे प्रेशर डे बाय डे बढ़ता गया, तो अंत में उस पोर्टफोलियो में सिर्फ कचरा बचेगा, जो निवेशक पहले दिन रिडीम कर ले गए वो तो ले गए, जो 30 दिन बच गए और या 40वें दिन आए, उन्होंने उनके रिडीम करने की नौबत आने तक फंड की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए रिडेम्पशन प्रेशर बहुत खराब होता है और यही हाल अब इस डेट फंड में है। यहाँ इक्विटी नहीं है लेकिन यहाँ डेट इंस्ट्रूमेंट है उसी तरह के। तो अब फंड मैनेजमेंट ने तय किया कि हम एक-एक करके ऐसा करेंगे तो अंत में निवेशकों के लिए कुछ बचेगा नहीं। उनका सारा पैसा डूब जाएगा, एनएवी ज़ीरो हो जाएगी या ₹2 ₹1 हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आज की तारीख में लॉक कर दो, यहाँ पे फ्रीज़ कर दो। अब फ्रीज़ करने का अर्थ होता है कि अब हम इस स्कीम में ना पैसा ले रहे हैं, ना दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पैसा डूब गया? ऐसा नहीं है। आपको ये कंपनी अब अपने पूरे पोर्टफोलियो को एक साथ बेचेगी। उसमें से जितना पैसा वो निकाल पाई, जिसको किसी अब ऑक्शन करेंगे वो दूसरे इसी तरह के रिस्क लेने वाले कोई और बड़े प्लेयर होंगे जो कहेंगे नहीं भाई हम और बड़ा रिस्क ले सकते हैं, उनको बेच देंगे। उसको बेच के जो बेस्ट पॉसिबल मार्केट में प्राइस मिल सकता है वो लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वो सारे निवेशकों को बराबर से पैसा बांट देंगे। ये इसका ऑपरेशनल तरीका है और मेरा ख्याल है कि जब स्थिति ऐसी आ जाती है तो यही अच्छा तरीका है। और एक आपने पीछे भी कुछ सुना होगा, कुछ स्कीमें ऐसे बंद कई बार फंड बंद करता है जब उसमें एक लेवल के नीचे पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो जाता है तब उसको बंद करना पड़ता है। यहाँ मुझे लगता है कि बजाय इसके कि और 10 दिन रुकते, 15 दिन रुकते, इन्होंने आज फैसला कर लिया, भागते भूत की लंगोटी सही। हो सकता है इसमें से कहा यह जा रहा है, ये सिर्फ और लेकिन ये सारी अटकलबाजी है बता दूं, इसमें अभी कोई ऑथेंटिक बात नहीं कही जा सकती है क्योंकि ये कितने का बिकेगा क्या होगा पता नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर स्कीमों में इन्वेस्टर को उनके पैसे मिल जाएंगे। सिर्फ एक स्कीम ऐसी है इसमें जो अल्ट्रा शॉर्ट है, उसमें कहा जा रहा है कि शायद मुश्किल पैदा हो जाए और अभी इसमें एक समस्या और है। वो समस्या ये है कि अभी इस फंड के ट्रस्ट ने ये तय कर लिया है कि हम इस स्कीम को बंद कर देंगे, ठीक है? लेकिन सेबी के जो नियम है उसके हिसाब से एक म्यूचुअल फंड स्कीम को बंद करने के लिए सिर्फ इससे ट्रस्टीज के फैसले से काम नहीं चलता है। इसके बाद उन्हें इस स्कीम के 50% यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, कम से कम आधे से ज्यादा यूनिट होल्डर्स हाँ कहेंगे। इसके लिए एक मेरा ख्याल है ऑनलाइन पोल होगा जो आजकल होता है, उनकी राय मांगी जाएगी कि हम बंद कर दें या चालू रखें। और मुझे उम्मीद है और मेरी सलाह यही होगी जो भी इन्वेस्टर हैं इन फंड्स में फंसे बचे हुए, उनको राय मैं यही दूंगा कि उनको कहना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई बंद कर दो। इसके बाद उन्हें सेबी की परमिशन लगेगी, जो उसके बाद की प्रक्रिया है कि सेबी भी परमिशन देगी कि हाँ बंद करिए। और उसके बाद प्रोसेस का आखिरी हिस्सा है इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस दिया जाना, यानी बेचने के बाद आप इन्वेस्टर को उनकी रकम जो जिस अनुपात में बचती है वो वापस करें। तो इसमें वक्त लगता है क्योंकि इसमें एक ही अप्रूवल हुआ है और 3 अप्रूवल बाकी, 3 स्टेज बाकी हैं, 2 अप्रूवल और उसके बाद इस डेट का बिकना, उस डेट से पैसे की वसूली। हो सकता है उसमें हेयर कट आ जाए कि भाई जितना है इससे हम 5% कम पे लें, जैसा होता है जिसको डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। लोगों को पता चल गया अब इनके पास कौन कौन से क्रेडिट बॉन्ड्स पड़े हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें लोग इनको दबाव में लेने के लिए कोशिश करेंगे, बाजार में उनका भाव और गिराया जाए। लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि क्या आपको ऐसी चिंता करनी चाहिए कि दूसरे फंड्स में आपको देखना चाहिए कि क्या आपके दूसरे फंड्स भी रिस्की हैं। और जिस अभी कुछ देर पहले राधिका गुप्ता की के इंटरव्यू की बात हुई, आज आप लोगों में जिन्होंने देखा उन्होंने देखा
जिन्होंने नहीं देखा है, एडलवाइस एएमसी की सीईओ हैं राधिका गुप्ता, उनका एक इंटरव्यू मैंने किया हुआ है। नहीं, ये श्योर नहीं है ज्योति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बिल्कुल श्योर नहीं है कि आप 100% पैसा मिल जाएगा। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर उनकी जगह मैं होता, आप होते, कोई भी जो उस जगह होता, उसके लिए रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप समय रहते इनफ्लो आउटफ्लो रोक लें और इस वक्त संपत्ति को बेचने का प्रयास करें, ताकि जितने इन्वेस्टर बचे हैं इनको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न दिया जा सके। वरना इनमें से कुछ सयाने जल्दी निकाल लेंगे और बचे हुए छोड़ देंगे। अब दो सवाल उठते हैं, क्या डेट फंड्स में, बाकी डेट फंड्स में भी ऐसा होगा? तो अभी फिलहाल ऐसा मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूं कि होगा नहीं होगा। उसके लिए आपको अपने फंड मैनेजरों से कुछ सवाल पूछने होंगे, उनका पोर्टफोलियो देखना होगा, पता करिए। वो लोग, मेरा ख्याल है, कोशिश ये करेंगे कि अब इस तरह का रिस्की इंस्ट्रूमेंट हटाएंगे। और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बारे में एक बात जरूर कही जा रही है कि ये लोग पिछले कुछ समय से काफी रिस्क लेने लगे थे, जबकि इसके पहले इनका टेम्पल्टन ग्रोथ फंड और एक टेम्पल्टन इंडिया रिटायरमेंट स्कीम है, जो बहुत अच्छी स्कीम्स हुई। मैंने टेम्पल्टन ग्रोथ फंड में बहुत कमाई की है, बहुत लंबे समय मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट रखा और पैसा कमाया। और इक्विटी फंड में भी ऐसा हो सकता है जुगराज सिंह जी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने पहले उदाहरण वहीं का दिया। इक्विटी फंड में यही हो सकता है अगर रिडम्पशन प्रेशर आ जाए। लेकिन मेरा कहना है इस परिस्थिति में रिडेम्पशन करना समझदारी नहीं है, खास तौर पे इक्विटी फंड्स में, और उनमें भी लार्ज कैप इक्विटी फंड में। ऐसी परिस्थितियों में इसीलिए आपको लार्ज कैप इक्विटी फंड में जाना चाहिए, बड़े बेस वाले फंड में जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए ये जानने के लिए मैंने आज का आपको जिक्र किया। अभी जो माइंड योर बिजनेस में मैंने राधिका गुप्ता का एक इंटरव्यू किया हुआ है, आधा इंटरव्यू, क्योंकि बहुत लंबा था और तमाम लोग कहते हैं कि आप वीडियो बहुत लंबा बना देते हैं, तो मैंने उस इंटरव्यू को 2 टुकड़ों में बांटा है। आधा आज लगाया है, आधा कल देखने को मिलेगा आपको। और कल के हिस्से में 10 सवाल हैं जो उनका कहना है कि आपको उम, अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर से सवाल पूछने चाहिए। इन 10 सवालों का जवाब लीजिए और आप खुद फैसला कर पाएंगे कि आपको इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। अब एक और इसमें प्रश्न उठ रहा है। माफ कीजिए, मेरे दिमाग से निकल गई वो बात, अभी थी लेकिन अभी अब फिर आ जाएगी तो बोलूंगा, नहीं तो फिर किसी वक्त बोलूंगा कि आपको कहाँ पैसा लगाना चाहिए वाला सवाल था। ये मैं नहीं बता पाऊंगा जयेश जी, इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती हैं, तो मैं पता करके कोशिश करूंगा कि ये जानकारी लेके, हो सकता है कल परसों तक किसी और से मैं बात करके इस पर एक इंटरव्यू करके बताऊंगा कि ये कितना। नहीं, देखिए, म्यूचुअल फंड सही है, इसमें मैं बिल्कुल कोई शक नहीं है मुझे। लेकिन इस परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में, जिस वक्त माहौल बहुत खराब हो, उस वक्त आपको सबसे अच्छे फंड्स में रहना चाहिए, सबसे अच्छी कंपनियों के। तो इसलिए ब्लू चिप फंड में रहिए, लार्ज कैप फंड में रहिए। क्यों आपको इस समय स्मॉल कैप में रिस्क लेना है? स्मॉल कैप हमेशा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन वो तभी देगा जब पूरी इकोनॉमी अच्छा कर रही होगी। कंपनियों की बात लोग करते हैं, कहते हैं कि आप कौन सी कंपनियों की बात कर रहे हैं। मैं डिटेल में नहीं जा सकता हूं, वो अच्छी बात भी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। आज की तारीख में भी मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि उसमें शेयर नेगेटिव में नहीं गए हैं, उसमें कई सारे शेयर नेगेटिव में हैं, किसी में मेरे बहुत सारा, मतलब 60-70% का नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो अभी ग्रीन में है। ग्रीन का अर्थ नुकसान में नहीं है, जितना लगाया था उससे कुछ कुछ ऊपर है। उससे 30-35-40% ऊपर हुआ करता था, तो नीचे है थोड़ा। नहीं, देखिए विकास सिंह जी, ये राय और इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए। जो आदमी अपना पैसा मैनेज नहीं कर सकता, उसी को तो म्यूचुअल फंड मैनेजर की जरूरत है। और मैं बहुत मुझे खुशी हुई जो इंटरव्यू मैंने राधिका गुप्ता का किया। बहुत हिसाब लगा के, सोच विचार, मैंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने अच्छे से मुझसे बात की है। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई कि क्यों आपको एक अच्छा एडवाइजर ढूंढना चाहिए। तमाम लोग मुझसे पूछते हैं कि एडवाइजर कहाँ से ढूंढेंगे। और इस सवाल का भी ज्योति जी मैंने जवाब पूछा है। मैंने कहा कि ये जवाब देगा कौन?
इसका जवाब दिया है उन्होंने और उन्होंने खुद अपने फंड के बारे में बताया है कि इस महीने के अंत में वो खुद अपना प्रोसेस डॉक्यूमेंट और इन 10 सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। एक बार हम लोग इन्वेस्टर के तौर पे सवाल उठाएँगे, आवाज़ उठाएँगे, तो अपने आप लोग जवाब देने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं देंगे। इगोइस्टिक तो कोई भी रहेगा। आप आपके सामने एक दुकान है परचून की और आप उसके यहाँ जाइए और बहुत विनम्रता से बात करिए, ऐसा कि कोई सवाल मत पूछिए, तो वो इगोइस्टिक रहेंगे। डॉक्टर बहुत इगोइस्टिक होते थे। आजकल आप डॉक्टर से जो सवाल पूछिए बड़े अस्पताल में जाके हर सवाल का जवाब मिलता है, क्योंकि कंज्यूमर्स ने आवाज़ उठाई, कहा कि हमको जवाब चाहिए, मुकदमे करने शुरू किए। इसी तरह बिल्कुल आपके ईटीएफ से निफ्टी की कंपनी निकल जाएगी। अगर आपने ईटीएफ खरीदा है, ईटीएफ इसीलिए अच्छा है। मैं ईटीएफ में इसीलिए बहुत यकीन रखता हूँ, इस परिस्थिति में ईटीएफ बहुत अच्छा है। ईटीएफ में मैनेजमेंट फीस बहुत कम लगती है। नैस्डैक का फंड अच्छा है, लेकिन एक फंड हमेशा आप देखिए, कल परसों में बात हो रही थी कि जैसे सेंसेक्स का ईटीएफ मैंने खुद कोशिश की, मैंने एक निप्पॉन का लिया हुआ है। वो हर बार जब मैं उसे खरीदने की कोशिश करता हूँ तो वो कहता है कि ये मार्केट प्राइस पर इसमें ऑर्डर नहीं लगेगा, आपको लिमिट डालनी पड़ेगी क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम है। तो मुझे क्योंकि बहुत फिक्र नहीं है, 10-20 साल कोई चिंता नहीं, जब तक रहेगा रहेगा, इसलिए ले लेता हूँ। लेकिन मैं इस तरह का लेना नहीं चाहिए आपको। इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी कल और उस वक़्त वो बिका नहीं, अगर इसी तरह हाल है। अरे! दिनेश जी आज वीकेंड है ना, इसलिए तो मैंने सोचा कि घर पे रहते हैं तब भी क्या हिसाब तो रखना चाहिए। ये कितना वीकेंड हो गया सबको पता रहे, आप लोगों में से बहुत से लोगों को शायद दिन, कैलेंडर, तारीख का हिसाब नहीं रहता है, तो इसी बहाने ये याद आ जाए। हालाँकि अच्छा होता है कि आज मैं किताबों में बात करता, लेकिन ये फ्रैंकलिन का किस्सा हुआ और तमाम लोगों ने बिल्कुल 5-6 फंड हाउसेज़ में डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए जुगराज जी। और मैं फिर आपको यही बात बार-बार, आपको लग रहा हो ना मैं प्रमोट कर रहा हूँ अपने कंटेंट को, लेकिन मुझे ये बड़ी अच्छी लगी बातें जो मैंने की राधिका गुप्ता से। और उन्होंने ये आप सोचिए किसी फंड की सीईओ है, केएमसी की सीईओ हैं और वो खुद सलाह दे रही हैं कि लोगों को दूसरे फंड में पैसा लगाना चाहिए। आप एक फंड मैनेजर के बारे में जानिए, उस फंड का फिलॉसफी समझिए और फिर अलग-अलग तरह के विचारों वाले फंड मैनेजरों के साथ अपना पैसा बाँटिए, ताकि कभी इनकी बात चल रही हो। जावेद आलम अंसारी साहब, इस माहौल में निवेश करना जल्दबाजी होगी, बिल्कुल कह सकते हैं। और इसका जवाब भी आपको उसी इंटरव्यू में मिलेगा। ये इंटरव्यू आप सब मेरी राय है ज़रूर देखें और जो लोग इस तरह का सवाल पूछना चाह रहे हैं, उन सबको ये पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए। और फिक्स डिपॉजिट पे मेरी राय ये है चैतन्य मिश्रा जी कि फिक्स डिपॉजिट आज की परिस्थिति में फिक्स डिपॉजिट ठीक लग रहा है। एक हल्के से झलक दिखला दीजिए प्लीज मंसूर प्रभातानी जी। नाम मैं देखिए बताता रहता हूँ बीच बीच में कंपनियों के, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो किसी दिन हो सकता है, किसी दिन बात करूंगा तब करूंगा, लेकिन ये परिस्थिति ठीक नहीं है उस पर बात करने के लिए। निप्पॉन मैनेजमेंट एसेट कंपनी देखिए, जो रिलायंस कैपिटल था पहले वो है, रिलायंस म्यूचुअल फंड। और उसकी क्वालिटी पर मैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल है टिप्पणी करना कि मैनेजमेंट कंपनी कैसी है। लेकिन हाँ, मैंने उसमें कुछ पैसा लगाया हुआ है। एवरेज बिल्कुल करना चाहिए प्रग्नेश जी, लेकिन एवरेज अच्छी कंपनियों में करिए। किसी खराब कंपनी में फंस गए हैं और 80% के लॉस पे हैं, तो एवरेज करके कोई बड़ा भारी लाभ नहीं होने वाला है। वही पैसा आज किसी अच्छी कंपनी में लगा दीजिए, तो अभी 2-4-5 साल के बाद वो सारा लॉस आपका कवर करके दे देगी। इस बुरी हालत में जिन दिनों में बाजार खराब चलता जा रहा था, उस दौर में मैंने थोड़े से शेयर नेस्ले के खरीदे थे 10,000 रुपए के भाव पे। 17,000 रुपए कल उसका भाव मैंने देखा है। तो आप सोचिए, अच्छी कंपनी अच्छी होती है, खराब कंपनी खराब होती है। अच्छी कंपनी महंगी नहीं होती है। बहुत लोग मुझे तमाम लोग गाली देते हैं कि आप इस वैल्यूएशन पे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। मैं किसी भी मैं देखिए, मैं एक तो सलाहकार नहीं हूँ, मैं एडवाइजर नहीं हूँ, क्वालिफाइड नहीं हूँ, इसलिए मेरी राय कोई प्रोफेशनल की राय नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप ज़रूर किसी पक्के इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लीजिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कौन है, ये भी आप आपको बहुत लोग पूछते हैं, हमें बताइए कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो वो भी आपको राधिका के इंटरव्यू में उन्होंने एक टूल दिया हुआ है, और टूल भी हैं जिनके ज़रिए आप ढूँढ सकते हैं।
और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र मैं हाँ, अब जो बात थी, जो मैं भूल गया था बीच में, वो मुझे याद आ गई। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अपने प्रोफ़ाइल का आदमी रखिए। जैसी मेरी हैसियत ऐसा ही मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होना चाहिए, करीब-करीब मेरे जैसा आदमी। बहुत बड़े फंड हाउसेस के चक्कर में अगर आप पड़ गए, आपने बहुत बड़े फंड हाउसेस ये खास तौर पे जो बड़ी ब्रोकरेज में एडवाइस दी जाती है, इनसे ज़रा सावधान रहिए। ये फ्रैंकलिन की जो 6 स्कीमें जो बंद हो रही हैं, इनके बारे में किसी ने मुझे कहा भाई नाम मत लेना और मेरे बारे में मत कहना और उनका भी नाम मत लेना। लेकिन कुछ 2-1 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं नेशन वाइड जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, साथ में एडवाइस देते हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को ये स्कीम की यूनिट खरीदवाई हैं और उससे ये लोग फँस रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और ये हमारे आपके जैसे लोगों के लिए ये वाले फंड मेरी समझ से तो नहीं थे। ओवरनाइट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, इसमें हम क्यों पैसा लगाएँगे? फिर हम सीधे बैंक में रखेंगे। हाँ, लिक्विड स्टॉक, बढ़िया लिक्विड स्टॉक में बड़ी कम नहीं, नहीं भव्या जी और देखिए इसको लेके ज़्यादा आप लोग आतंकित मत होइए, घबराइए मत। खुद फ्रैंकलिन ने भी कहा है कि इक्विटी लोगों को इस वक़्त इक्विटी में पैसा रखना चाहिए और उसमें भी सलाह मेरी ये है, सदा वही रहेगी, एक साथ अपना सारा पैसा लेके कूद मत पड़िए। बहुत अच्छा समय है, ये समय हमारी ज़िंदगी में इतना खराब समय बाज़ार में कभी नहीं आया है, तो समझिए कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा समय है और आगे और अच्छा समय आएगा। इसलिए अपने घर का सारा पैसा लेकर बाज़ार में कूद मत पड़िए, वो समझदारी नहीं है। कल ही एक सज्जन पूछ रहे थे कि ये साहब रविंद्र जी इसका अगर आप इस वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आप समझेंगे ये दोनों सवालों का जवाब। हुआ ये कि मैं जहाँ से कर रहा था, उससे वो स्ट्रीम गई नहीं, तो मैंने अचानक इमरजेंसी में जल्दी से मोबाइल से ऑन किया, इसलिए ये लुक और ये चेंज दिख रहा है। इसको मैंने बहुत सेटअप भी नहीं कर पाया, बहुत एकदम इमरजेंसी में आया हूँ। और वो मुझे अपना सिग्नल दे रहा है कि बैटरी जा रही है, इसलिए अब मैं बंद भी करूँगा, ज़्यादा देर नहीं चलाऊँगा। बजाज फाइनेंस के बारे में आपने पूछा है, बजाज फाइनेंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है। अभी परिस्थिति में सारी कंपनियाँ खराब जा रही हैं, लेकिन इस वक़्त वो भी गिरी हुई है और यही मैं पहले इस वक़्त आपको हीरे जवाहरात सस्ते में मिल रहे हैं, तो इस वक़्त काँच के टुकड़े क्यों ढूँढ रहे हैं? आप इस वक़्त स्मॉल कैप हिडन जेम वेम के चक्कर में मत पड़िए। असली हीरे सामने चमकते हुए हीरे मिल रहे हैं, एक से एक शानदार कंपनियाँ बाज़ार में हैं और अगर आप अच्छी तरह से समझ गए और दूसरा ये बात सही लिखी है इन्होंने, विकास सिंह ने, ह्यूमन काइंड हैज़ सर्वाइव्ड ऑल कैलेमिटीज़। मेरा कहना है जो लोग इस मुसीबत से बचकर निकलेंगे, वो लोग बहुत अगर वो अच्छी तरह से आज इन्वेस्ट करेंगे, समझदारी के साथ करेंगे। कल मैंने लाइव नहीं किया, कल मैंने कुछ और किया था जिसकी वजह से मैंने लाइव नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। कल मैंने एक वो आलोक अड्डा किया था ना जिसमें 3 गेस्ट थे, तो इस वजह से मैंने फिर रात में लाइव नहीं किया। बहुत तेज़ी से ये भाग रहा है जो सवालों का मैसेज बोर्ड है, इसलिए मैं ई रीडर किसका किताबों का पे एक बना दूँगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं इसको नीड करूँगा। भाई साहब अच्छी बड़ी कंपनियों में, बड़े म्यूचुअल फंड में लगाइए और कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो मैं शुद्ध रास्ता बताता हूँ, निफ्टी के ईटीएफ। निफ्टी का ईटीएफ और उसमें मैं आपको निफ्टी बीज बोलते हैं, निफ्टी बीईईएस। ये लिखे हुआ है, जहाँ से आप शेयर खरीदते हैं उस जगह मिलेगा। निफ्टी बीज और किसी तरीके से नहीं मिलता, डीमैट से ही खरीद सकते हैं आप उसमें। और अगर आप डीमैट के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रू, आदित्य बिरला सनलाइफ ऐसी किसी बड़ी कंपनी का इंडेक्स फंड खरीद लीजिए, वहाँ सेंसेक्स फंड मिलता है। और अभी नेस्डैक फंड की किसी ने जिक्र किया, अ, मुझे नहीं लगता है कि फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड एएमसी बैंकरप्ट होने जा रही है। देखिए, मैं आपको ये बात कह चुका हूँ कि ये कल बात तो हुई थी मेरी बुक्स के बारे में, मैंने कुछ बात की थी। मैंने बुक्स पर हाँ, ये आप कह रहे हैं सही, लेकिन बुक्स पर मेरी बात हुई थी, मैंने एक कविता सुनाई थी किताबों वाली। आपने शायद सुनी नहीं वो, इसलिए। हुँ, अनिल सिंघवी सर यहाँ आएँगे कि नहीं, इस पे मुझे शक है। अनिल जी हमारे पुराने दोस्त हैं, हमारे साथ काम करते थे और आजकल तो उनका चैनल नंबर 1 हो गया है इस हफ्ते। ये भी
हालाँकि मेरे लिए तकलीफ़ की बात है, जिस चैनल को मैं 15 साल मैंने दिए अपने और पूरी मेहनत करके हमने उसको लगातार 15 साल नंबर 1 रखा, वो पहली बार नंबर 1 की कुर्सी से हट गया है। लेकिन साथ में अनिल जी हमारे दोस्त हैं, उनकी टीम नंबर 1 हो गई है, इस बात की मैंने उनको बधाई भी दी। तो ये है, एक तरफ से खराब भी और एक तरफ से बुरा, मतलब अच्छा और बुरा दोनों एक साथ लगता है, ये है। लॉकडाउन देखिए जुगराज जी कितने भी समय हो सकता है, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। मैं बंधु आपके सवाल का जवाब दे भवया सिंह जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ। मुझे नहीं लगता है, लेकिन मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं। मुझे आज की परिस्थिति में नहीं लगता है कि आपने अगर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन मेरे मेरे इन्वेस्टमेंट हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के इक्विटी फंड्स में, तो और डेट में भी है। ये भी बता दूं, उसमें मेरा डेट में भी पैसा लगा हुआ है और मुझे उसमें ठीक-ठाक रिटर्न मिलता रहा है। और मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का पूरा पैसा उसमें लगाया हुआ है टेम्पल्टन की रिटायरमेंट स्कीम में, और उसमें उनको पिछले 14-15 साल से लगातार 14-15% एनुअल रिटर्न मिल रहा है। तो ये अच्छा रिटर्न है ना। एएमसी स्टॉक तो मेरे ख्याल से सेफ है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, मैं और लोगों को लाऊँगा, ये जो नाम आप ले रहे हैं मैं कोशिश करूँगा। लेकिन अब मैं आप सबसे देखिए इजाज़त चाहता हूँ, मैंने पहले बता दिया मजबूरी है वरना मैं करता लंबा, लेकिन तैयारी नहीं थी। कल से तैयारी पूरी करके बैठूँगा कि ये नौबत ना आए कि बीच में रोकना पड़े। लेकिन अब आज मुझे रोकना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। एक आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जिन्होंने नहीं देखा है वो राधिका गुप्ता का वो इंटरव्यू जो मैंने आज माइंड योर बिज़नेस में लगाया है, और जो कल मैं उसका दूसरा हिस्सा लगाने जा रहा हूँ, ज़रूर देखिए। जो बहुत सारे सवाल आप यहाँ पूछ रहे हैं, उनके जवाब आपको मिल जाएँगे। ईटीएफ में लिक्विडिटी होती है। निफ्टी के ईटीएफ में तो बहुत अच्छी लिक्विडिटी मुझे मिलती है, उसमें तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और हिमांशु जी जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका जवाब आप जैसे ही राधिका का इंटरव्यू पूरा सुन लेंगे, मेरा ख्याल है उसके बाद आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, आपके पास इसका इसका जवाब होगा। मेरी फेवरेट किताब आप पूछ रहे हैं आयुष गोयल जी, अंत में मैं चलिए किताब के नाम से ही बात खत्म करता हूँ। मुझे यहाँ दिख रही है सामने, मैं दिखा देता हूँ आपको, लीजिए। ये मेरी सबसे प्रिय किताब है, मेरे सामने रखी हुई मिल गई है, इसका नाम है समर गाथा। और अब क्योंकि आपने किताब का जिक्र छेड़ दिया है, तो मैं इसके बारे में 2 लाइनें भी बता देता हूँ, जो उसके बैक कवर पे लिखी हुई हैं, क्योंकि इस पे मैं बहुत बोल सकता हूँ। मुझे किताब इतनी पसंद है कि मैं क्या कहूँ आपको। 2000 वर्ष पुराने इज़राइल की समर गाथा, उनके उस अद्भुत स्वाधीनता संग्राम की, जो उन्होंने शामी यूनानी शासकों के खिलाफ 30 वर्ष तक लड़ा, जिसमें संसार के इतिहास में कदाचित पहली बार छापेमार लड़ाई का आविष्कार हुआ। उसी की ये कहानी है। मटाथियास और उसके 5 बेटों के चरित्र के माध्यम से, जिनमें जॉन युधिष्ठिर के समान है, सबसे शांत विद्याव्यसनी, जूडस अर्जुन के समान है, सबसे प्रमुख सबका नेता धनुर्धर, और गदाधारी एलियाजार भीम के समान है। सब न्याय और अधिकारों के उसी एक महाभारत में आकंठ डूबे हुए, जिसकी न कोई जाति है, न देश, न आदि है, न अंत। ये है हॉवर्ड फास्ट की किताब। ये हॉवर्ड फास्ट एक यहूदी लेखक हैं और ये यहूदियों के संघर्ष की कहानी है। मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगती है, और इसका जो समर्पण है किताब का, उस वक्त का है। यहूदी और गैर यहूदी उन सबको जिन्होंने मनुष्य की स्वाधीनता और स्वाभिमान के उस पुरातन संग्राम में, जो अभी समाप्त नहीं हुआ, अपने प्राणों की आहुति दी। और इसका अनुवाद किया है अमृत राय ने, जो प्रेमचंद के बेटे थे, और उन्होंने इसका समर्पण किया, अनुवादक का समर्पण उन वीरों को जो मनुष्य की स्वाधीनता और स्वाभिमान की उसी पुरानी लड़ाई में आज वियतनाम में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। और ये क्योंकि 1969 में पहला अंक इसका छपा है, पहला संस्करण, इसलिए 1969 में वियतनाम को इन्होंने याद किया। हम इसमें आज भारत को भी याद कर सकते हैं, अपने आसपास के माहौल को याद कर सकते हैं। मनुष्य की स्वाधीनता और स्वाभिमान की वो लड़ाई आज भी जारी है, हमारे देश में भी चल रही है। और इसलिए ये किताब
मेरी आपने पूछा प्रिय किताब बता दें, तो मैंने बताया। अ, अरे भाई मैं एक ही सवाल भाई साहब इसको सुन लीजिए। हाँ, गोल्ड बिल्कुल मेरा देखिए गोल्ड मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दूँ। मैं गोल्ड में कोई पैसा मेरा नहीं है। कोई टोकन के नाम पे कोई एक गिन्नी-विन्नी एक एक मेरे पास शायद हो, इससे आगे नहीं होगा। लेकिन गोल्ड कहा जाता है, सलाह है लोगों की, अजय बग्गा जी से मैंने पूछा भी था, उन्होंने कहा 5 से 10% पोर्टफोलियो का एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए। तो अगर आप मानते हैं क्लासिक पोर्टफोलियो एलोकेशन तो वो होना चाहिए। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र ढूँढिए, मेरी सलाह फिर ये है। कुछ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बहुत नाराज़ हैं मुझसे, उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट फंड खरीदने की सलाह क्यों दे रहे हैं? तो मैं डायरेक्ट फंड खरीदने की सलाह क्यों दे रहा हूँ, ये मैंने बताया कि एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइज़र ने मिलकर ये लोगों को चिपका दिया है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ये स्कीमें। वो जानबूझ के, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता है, जैसे पूछा कि साहब म्यूचुअल फंड का मैनेजर हमको क्यों बताएगा? आपको नहीं बताएगा तो आपके एडवाइज़र को बताएगा। एडवाइज़र की हैसियत थोड़ी हमसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को सलाह देते हैं, तो उनको ज़रा इज़्ज़त के साथ ट्रीट किया जाता है। जैसे दवा कंपनियाँ डॉक्टर साहब को ट्रीट करती हैं इज़्ज़त के साथ, ऐसे ही म्यूचुअल फंड कंपनियाँ एडवाइज़रों को करती हैं। तो मेरी राय ये है कि जो जो डायरेक्ट लोग हैं, पराग पारेख इक्विटी फंड बहुत अच्छा फंड है, मेरी राय ये है। देखिए, आज की तारीख में भी मैं उसमें नेगेटिव में नहीं गया हूँ। 5 साल हो गया मुझे उसमें पैसा लगाते हुए, और वो जो मेरा एवरेज एसआईपी इन्वेस्टमेंट है, वो इस वक़्त भी फ़ायदे में है। आप सोचिए कैसा फंड होगा, जो इतनी भयानक गिरावट के बाद, ऐसी खून खच्चर होने के बाद, वो फ़ायदे में चल रहा है। इसलिए मैं फंड वाइज़ देखिए नहीं, इंडिविजुअल फंड्स पे मैं और सलाह तब तक नहीं दे पाऊँगा। मेरा जहाँ पैसा लगा हुआ है मैंने आपको बता दिया, और मैं एडवाइज़र हूँ नहीं। मैं सिर्फ़ अपनी अपना अर्जित ज्ञान जो पढ़ा लिखा, किसी से सुना, वो आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। इसको आप सलाह ना मानें, एडवाइस ना मानें, मेरे कहने पर कहीं पैसा ना लगाएँ। पैसा लगाने के लिए किसी न किसी अच्छे एडवाइज़र की सलाह लें। मैं कुछ एडवाइज़रों से आपकी बात भी कराऊँगा। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड डे, जैसा दुनिया में जहाँ आप हैं, वहाँ इस वक़्त जो अभिवादन बनता हो, वो मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। हिंदी में हम लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, कहते थे सबको यथा योग्य। तो आज मैं आप सबको भी यथा योग्य के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, और किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का कोई भी मौका आपके हाथ में हो, तो उसको इस्तेमाल करिए, उसको जाने ना दें। धन्यवाद, नमस्कार।